नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह। न्यूज़ 18 के लाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रेपो रेट के बारे में। जी हाँ, आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा किया है, जो पहले 4.90% रेपो रेट थी और अब उसे बढ़ाकर 5.40% बढ़ा दिया गया है। 0.50% रेपो रेट बढ़ाई गई है, जिससे आपके कार लोन्स हो गए, पर्सनल लोन्स हो गए या फिर तमाम लोन्स हैं, इसमें इजाफा होगा। हम आपको बता दें कि रेपो रेट वो दर होता है जो आरबीआई बैंकों पर डालती है और जिसका सीधा असर बाकी लोगों पर पड़ता है, उनके ग्राहकों को पड़ता है, क्योंकि वो सीधे सीधे सारे जो लोन्स हैं उस पर ईएमआई की, जो आपकी जो कार ईएमआई हो गए या फिर बाकी जो ईएमआई होते हैं, होम लोन की ईएमआई होती हैं, वो बढ़ जाती हैं। इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ असर पड़ रहा है, क्योंकि ये लगातार तीसरी बार है इस साल जब रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया है। और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इकोनॉमिस्ट जुड़ रहे हैं, मनीष गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि रेपो रेट क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं ताकि हम इस पर ज्यादा डिस्कशन कर सकें और जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक सबसे सटीक पहुंच सके। देखिए, ये वो लैंडिंग रेट है जिस पर जी आरबीआई अपना लोन दूसरे बैंक को देता है। जी यानी आपने जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, रॉयल बैंक और ये सब जितने भी बैंक हैं, इन सबको अपने लोन का एक बेसिस रखना होता है। तो जी यूजुअली ये अपने कैपिटल से ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो ये आरबीआई से लोन मांगते हैं। तो आरबीआई का जो लैंडिंग रेट है वो बेसिस बन जाता है और उसके हिसाब से तय करते। जैसे इन्होंने से आरबीआई ने लैंडिंग रेट रखा अभी 5.1 है, तो उन्होंने जी अपना 2% मार्जिन रख के आगे लोन बढ़ा दिया, तो यानी उस 2% पे बैंक काम कर रहा है। तो जी अगर अपना आरबीआई बैंक को देने वाला लोन का रेट बढ़ा देगा, तो जी नेचुरल सी बात है कि इस बर्डन को बैंक अपने प्रॉफिट में से कट ऑफ नहीं करेगा, वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन जरूर करेगा। तो जी जैसे अभी 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा 0.50 का रेपो रेट बढ़ा दिया, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उन बैंकों को आरबीआई को अपने लोन पर ज्यादा चुकाना पड़ेगा। और जी इसी हिसाब से अगले 1 2 3 दिन में सारे बैंक ये डिसीजन ले लेंगे कि हम इसका कितना परसेंट शेयर आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कस्टमर्स को कितना लोन हैंडल करना पड़ेगा। यानी जिन लोगों ने बैंक से होम लोन पहले से ले रखे हैं और जी फ्लोटिंग बेसिस पे हैं, उनकी रेट बढ़ जाएगी लगभग इतने ही पैसों से। हालांकि इसमें फाइनल डिसीजन बैंक अपने अपने रेस्पेक्टिव बैंक का होगा कि अगर मैंने सपोज आईसीआईसी बैंक से लोन लिया है, तो आईसीआईसी बैंक 40 में से बढ़ाता है, 45 बढ़ाता है, 50 बढ़ाता है। तो ये डिपेंड करेगा आईसीआईसी बैंक पर फिलहाल एक अनुमान के आधार पर जितना बेसिक बढ़ा उतनी लगभग हमारी लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई है। अब जी हमारी होम लोन की, कार लोन की और जहां भी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जी वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएंगी। इसका जी एक मनीष, फायदा ये भी होता है मतलब कि ये है कि सारे बैंक, मैं माफी चाहूंगी मैंने बीच में आपको इंटरप्ट किया, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारे बैंक्स के अलग अलग दर होंगे और अलग अलग तरीके से रेपो रेट, मेरा मतलब है कि ईएमआई के जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगे, मतलब कि एसबीआई के रेट्स अलग होंगे, आरबीआई के आईसीआईसीआई के अलग होंगे, या फिर दूसरे अन्य बैंकों के जो रेट्स हैं वो अलग अलग होंगे। नहीं नहीं, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति लोन लेने जा रहा है, जी तो वो अलग अलग बैंक में अलग अलग रेट है और अलग अलग अमाउंट ऑफ लोन के अलग अलग रेट है। उसके अलावा उसका कितना रिस्क है और कितना बड़ा लोन है, कितनी सिक्योरिटी है, इसके बेसिस पे बैंक अपना कमर्शियल डिसीजन लेता है कि हमें जी इस व्यक्ति को किस रेंज में लोन देना है। जैसे जी होम लोन की रेंज से 7% से लेकर 9, 9.5, 10% तक चल रही है। तो जी अब आपने जिस रेट पे बैंक से लोन लिया है, उस रेट में अब 50 पैसा का इंक्रीज पॉसिबल है, ये मतलब है। जी जी उन जी बैंकों का जो रेट आरबीआई के साथ है, वो रेपो रेट अलग है। उससे आम जनता को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मतलब यह है कि अगर उस रेट में कोई भी चेंज आएगा, तो सीधे सीधे वो आरबीआई अगर अपना बैंक पर बर्डन डालेंगे, तो वो बैंक अपना अपना बर्डन अपने कस्टमर पे डाल देंगे। जैसे बिल्कुल। एग्जाम्पल
अगर कार लोन जैसे महंगा होता है, होम लोन सस्ता होता है। अगर किसी का जी होम लोन 7.5% है तो मानो 8 हो जाएगा, और अगर किसी का कार लोन 9.5% है तो वो 10 हो जाएगा। जी और फिर है ना, और इसी हिसाब से आपकी किस्त में चेंज आना शुरू हो जाएगा। जैसे बिल्कुल। कोई 20 लाख का लोन चल रहा है किसी का, तो तो सीधे 20 लाख सीधे के जो लोन में, आरबीआई के इस कदम से आम जनता की पॉकेट पर असर पड़ेगा। हाँ निश्चित रूप से आम जनता की पॉकेट फर्क पड़ेगा। आम जनता में भी सिर्फ उस पार्ट फर्क पड़ेगा जिसने लोन लिया हुआ है। तो चाहे जी फिर वो जी सीसी लिमिट हो, होम लोन हो, लोन हो, इन सब पे फर्क पड़ेगा। जहां पे आप लोन फ्लोटिंग रेट पे ले रखे हैं, सिर्फ वही फर्क आएगा। जहां फिक्स्ड लोन है कि साहब मेरा टर्म लोन इतना है, मैं इतनी किस्त चुकाऊंगा 10 साल में बराबर, वहां पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। जी लेकिन जी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और आता है। इसकी वजह से बैंक अपने फिक्स डिपॉजिट के रेट भी बढ़ाता है, जी और सेविंग बैंक में जो पैसा आपका जमा रहता है उस पर भी रेट इंक्रीज मिलता है ना। जी जी यानी जी बैंक को अगर आपसे लेने में ज्यादा पैसा है तो देने में भी तो बैंक को ज्यादा देना पड़ेगा। इसमें थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। डिफरेंस रहता है। तो हम देख रहे थे अभी कुछ समय पहले, 4 5 महीने पहले जो रेट 3 4% पे आ गया था, अब वो रेट ऑलमोस्ट 5% आएगा करीब। जी तो अब जी सेविंग बैंक के इंटरेस्ट 5.5 6 में आ जाएंगे थोड़े थोड़े टाइम में, जैसे जैसे चेंज आएगा। तो जनता पर ये भी एक इम्पैक्ट है। तो अब आप ठीक है। इसको ऐसे और देखिए, जिसके जी पास जी पैसे हैं उसको फायदा है, जिसने लोन ले रखा है उसको इसमें थोड़ा सा कम फायदा, नुकसान है। जी जी, इसका मतलब ये है कि जो लोन ले रहे हैं उनके लिए नुकसानदेह हो गया है ये ये कदम जो है। और जिनको सेविंग करनी है वो एक पॉजिटिव नोट पे इसको ले जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सेविंग की जो दर है जो बैंक देता है अपनी तरफ से वो बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। इसमें एक और टर्म आता है रिवर्स रेपो रेट। अगर आप वो भी अगर हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, आप बताइए। देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होता है वो अमाउंट जिस पे बैंक से डिपॉजिट लेता है। जी तो इसका जस्ट रिवर्स इम्पैक्ट है। जी यानी जी जी आप बैंक को ऐसे समझिए कि पैसा देना या पैसे लेना, है ना, पैसे देना या पैसे लेना, इन दोनों का क्या इम्पैक्ट है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे उसका इम्पैक्ट है। जो इम्पैक्ट जी रेपो रेट का है उसका इम्पैक्ट रिवर्स रेपो रेट पे रिवर्स इम्पैक्ट आएगा। अभी आपको जी बता दूं, पिछले अभी इस 50 पैसे के चेंज की वजह से अगर किसी ने 20 लाख रुपए तक, ये 20 साल तक का होम लोन लिया है, तो लगभग 30 से 32 रुपए का उसका पर लाख का इम्पैक्ट आएगा। यानी अगर किसी ने 20 लाख का लोन लिया है तो 30 रुपए के हिसाब से उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। उस पर भी जी डिपेंड करेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसी तरीके से होम लोन का भी लगभग 200 रुपए, अगर 5 से 7 साल का लोन है तो लगभग 200 रुपए की पर लैख की ईएमआई फर्क आने वाला है, जी 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 जी। जो कि एक बड़ी मनीष जी, कॉस्ट। मैं आपसे ये भी आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि तीसरी बार रेपो रेट बढ़ा है, तो इसका आप मुझे बताइएगा आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से आरबीआई को लगातार इतनी बार बार रेपो रेट बढ़ाना पड़ रहा है। देखिए, 40 पैसे जो है मई में बढ़ा था, उसके बाद जून में बढ़ा, और अब बढ़ गया। देखिए, ये लगातार जैसे मार्केट में क्या डिप्रेशन दिखाई दे रहा है ना। जी जिस तरीके से श्रीलंका की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होती जा रही हैं, और जिस जी तरीके से पुश्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, तो कहीं ना कहीं मंदी ना आ जाए देश में, यानी लोग चीजों को खरीदे ना, तो उसको उसको प्रोपेगेट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, जो जी जिसने लोन लिया वो तो लोन चुकाएगा ही चुकाएगा, लेकिन जी जिसको बिल्कुल। बैंक जितना इंटरेस्ट मिलता है तो उसके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो वो ज्यादा खर्च करेगा। तो जी इस तरह के एफर्ट से क्या है, आरबीआई जब ये एफर्ट लेती है तो इसका मतलब है देश में मनी का फ्लो बढ़ता है। मनी का फ्लो बिल्कुल। बढ़ता है, मूवमेंट फास्ट होता है, इकोनॉमी इंप्रूव करती है। तो ये इकोनॉमी इंप्रूव करने का टूल है। जी, आप ये भी बताइएगा कि रेपो रेट के बढ़ने से और क्या-क्या महँगा हुआ है? हम होम लोन या फिर कार लोन के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या कुछ है? किस तरीके की महँगाई अगर अभी जनता को देखनी पड़ेगी, आप ज़रा बताएँ? देखिए, रेपो रेट बढ़ने से इसके अलावा और कुछ में फर्क नहीं आएगा, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी कंपनी भी अपने रेट्स जो है बढ़ा देते हैं लोन के। जी, और आप जी, जी, समझिए, इस देश में जितने लोग बैंकों से लोन लेते हैं उससे ज्यादा प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लेते हैं। तो ऐसे में इसके बढ़ने से प्राइवेट फाइनेंसर पर रेट बढ़ेगा। जब सीसी जी, लिमिट का रेट बढ़ेगा तो नेचुरली उस कॉस्ट को व्यापारी
व्यापारी वर्ग अपने सामान में डालेगा, अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करेगा, तो उसका इम्पैक्ट बहुत मामूली सा इम्पैक्ट लगभग आएगा, इन्फ्लेशन में थोड़ी सी इंक्रीज जरूर जी होगी। जी जी जी। तो अभी भी वैसे भी महंगाई की मार जो है वो पूरी दुनिया देख रही है, और भारत में भी महंगाई का जो ज्वर है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप ये बताइएगा कि क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि रेपो रेट कम हो और आम जनता की जो मुसीबतें हैं जो इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं उसको थोड़ा सा राहत मिले। देखिए, आम जनता को अगर जो है उसकी ईएमआई बढ़ रही है, तो उसके लोन को कम करने के लिए सबसे पहले तो लोन का, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, लोन का टेन्योर मैनेज करिए। आप लोन का जी टेन्योर 1 साल 2 साल बढ़ा लीजिए। अगर जी आपने जैसे 2 साल पहले लोन लिया और आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, लोन का टेन्योर अगर आप 1 साल बढ़ा लेंगे तो आप ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाएंगे, तो एटलीस्ट आप जो डिफिकल्ट टाइम है उसको उसको निकाल पाएंगे। जी जी बैंक जी आसानी से इस टाइम को बढ़ाने का ऑप्शन देते हैं। अगर आपका लोन 15 साल या 20 साल के लिए है, तो लगभग उसे 25 या 20 साल के लिए 20 या 25 साल को बढ़ा देते हैं। इससे आपकी मंथली ईएमआई बढ़ती नहीं है। हाँ, लोन का थोड़ा टेन्योर बढ़ जाता है। तो समझदार लोग ऐसा कर लेते हैं, जब जब भी रेट घटते हैं, हमारी इनकम बढ़ती है, तो हम प्रीपेमेंट कर देते हैं या टेन्योर को फिर रीएडजस्ट कर देते हैं। तो ऐसे काम बैंक से मिल आपको बैंक से मिलना पड़ेगा, मिलके ये एक्शन लेने पड़ेंगे, तो आपको इसका इम्पैक्ट, इसकी जो महंगाई की जो हीट है, वो आपकी जी। पीठ पर महसूस नहीं होगी। साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि आरबीआई या फिर सरकार को ऐसे क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि आरबीआई की जो रेट्स बढ़ाने की ये जो चली आ रही है इतने टाइम से बार बार रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है, इस पर काबू पाया जा सके। देखिए, सरकार को तो जैसे महंगा, अभी जो सरकार के लिए मेजर चैलेंज है महंगाई। जी और अब महंगाई के जो रीजंस है वो अभी के रीजन बड़े डिफरेंट है। जी आप समझिए, देश में जीएसटी पिछले 4-5 सालों से जिस तरीके से आया है, और हम लगातार देख रहे हैं महंगाई, जो जीएसटी का कलेक्शन है, जहां पहले 70,000 करोड़, 75,000 करोड़, 78,000 करोड़ आता था, अब वो 1,40,000 करोड़ के एवरेज पे आ गया है। यानी आने बिल्कुल वाले समय में हम 1.5 लाख करोड़ और 2 लाख करोड़ तक का जीएसटी कलेक्शन देखेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जी कि हर वो जगह जहां जीएसटी नहीं लगता था या जीएसटी की चोरी हो रही थी, हर वो जगह जहां वो जीएसटी की चोरी रुकने से क्या हुआ है कि हर व्यापारी ने जो चोरी का बेनिफिट कस्टमर्स को मिलता था, वो कस्टमर को नहीं मिल रहा है। सरकार को जी पूरी जीएसटी का इम्पैक्ट मेटेरियल कॉस्ट में आ रहा है, और सर्कुलर इम्पैक्ट महंगाई में बढ़ रहा है। पहला रीजन। दूसरा जी रीजन जी पेट्रोल और डीजल की वजह से है। आप समझते हैं, बिल्कुल हर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, और मल्टीपल होती चली जाती है प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ। इस समय पेट्रोल और डीजल अपने हाईएस्ट रेट, ने इतनी महंगाई पेट्रोल और डीजल में कभी नहीं देखी। इसमें टैक्स का बिल्कुल तक का सबसे ज्यादा है। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल पर इमीडिएटली रेट कम करने की जरूरत है, और डीजल पर तो सबसे ज्यादा जरूरत है, जी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से सबसे ज्यादा होता है, और उस पर रेट इमीडिएटली घटाया जाएगा। अगर डीजल और पेट्रोल का जी रेट तो महंगाई से इमीडिएटली निजात निजात मिलेगी। देखिए, कांग्रेस आंदोलन कर रही है, पर मुझे लगता है बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी भी मस्त है। वह बस सरकार का पैसा बढ़ाने में लगे हैं। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है, लेकिन देयर शुड बी ए कॉम्बिनेशन बिटवीन द नीड एंड द डेवलपमेंट। हम सिर्फ बिल्कुल डेवलपमेंट की नीड को होल्ड नहीं कर सकते। जी, जी, जी। मैं आपसे ये भी जानूँगी जैसे कि आपने पेट्रोल के और डीज़ल के रेट्स के बारे में बात करी, तो उनकी जो जीएसटी कम करने की भी बात कही जा रही है कि उसपे जो टैक्स लगाया जा रहा है, उसे भी कम किया जाना चाहिए ताकि लोगों के पॉकेट पे कम असर पड़े। तो क्या इससे आरबीआई की रेपो रेट कम करने या ज़्यादा करने में असर पड़ेगा? देखिए, जी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जीएसटी का डिसीजन सरकार नहीं करती है। जीएसटी का जी, डिसीजन जीएसटी काउंसिल करती है, और बिल्कुल, जीएसटी काउंसिल में जब ये फैसला होगा तो हो जाएगा। लेकिन कोई भी राज्य नहीं चाहता कि जीएसटी पेट्रोल का रेट कम किए जाए। अगर राज्य सरकार ऐसा चाहती होती तो अपने राज्य के पेट्रोल और डीजल को कम कर सकती थी, लेकिन वो चाहती नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम बोलेंगे कि ये कम करो, तो उनका उनका अपना जो रेवेन्यू शेयर है जीएसटी की डिस्ट्रीब्यूशन में, वो कम हो जाएगा, जिसके बाद उनके पास पैसे कम होंगे। दरअसल जी, जरूरत है देश में कुछ ऐसे खर्चों के कम करने की, जिससे कि देश पर ओवरऑल लाइफ लॉन्ग खर्चा कम हो। अब समझिए, जी, हमारे पास लगभग 2.25 लाख करोड़ की तो पेंशन का पेमेंट होता है, सैलरी पेंशन का।
तो आप जी समझिए जी हमारे 2 महीने की रेवेन्यू तो हमारे इसी में चली जाती है ना? तो हमें कहीं न कहीं सरकार जो दूरगामी कदम ले रही है, वो सब विपक्षी दलों को हिम्मत बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे पेंशन में कभी अग्निवीर योजना आई थी, उसका जी पर्पज़ ये था बिल्कुल। कि पेंशन का बर्डन आने वाले समय में देश पर कम पड़े, पेंशन का जी बर्डन कम आए। वो अब चाहे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने हित की चिंता के लिए, वोट पाने के लिए इन चीज़ों का विरोध करती है, जिससे ओवरऑल देश का नुकसान होता है। ऐसी खराब स्थिति तो श्रीलंका की स्थिति ऐसी खराब हुई है, हम सिर्फ जनता का भला सोचते हैं, देश का भला सोचा ही नहीं। जबकि देश और जनता के बीच में भी एक लाइन है। हम जी नागरिकों से देश बनता है, लेकिन देश बिल्कुल। सबका है, किसी एक से देश नहीं बनता। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारी जनता तक साझा करने के लिए। तो ये हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता थे, जिन्होंने तमाम बातें आपको बताई होंगी और जो भी परेशानी या फिर आपके दिमाग में संशय हो या सवाल हो, वो ज़ाहिर तौर पर क्लियर हो गया होगा। तो एक तरफ से जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि रेपो रेट बढ़ने से लोन की जो ईएमआई है, उनके रेट्स हैं, वो महँगे हो गए हैं। वहीं साथ-साथ आपकी सेविंग की जो बात अगर करें तो वहाँ पर भी आप सेविंग कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन अगर आपने लोन लिए हुए हैं तो उसकी ईएमआई के रेट्स बढ़ेंगे। तो जाते-जाते मैं आप सभी को यही आप सभी से अनुरोध होगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको सारी खबरें जो है सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक पहुँचे। तो आप बने रहें इसके साथ न्यूज़ 18 के साथ।